Ladies and gentlemen, welcome aboard the Pilot Brief. नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द पायलट ब्रीफ। मैं हूं पार्थ, और अगर आप डीजीसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पायलट बनना चाहते हैं तो ये सीरीज स्पेशली आपके लिए। आज से हम एविएशन मेट्रोलॉजी शुरू कर रहे हैं और सबसे पहला चैप्टर है एटमॉस्फेयर। इस वीडियो के एंड तक आप एटमॉस्फेयर को सिर्फ याद नहीं करेंगे बल्कि समझ भी जाएंगे। सबसे पहले एटमॉस्फेयर का सिंपल मीनिंग समझते हैं। एटमॉस्फेयर अर्थ के अराउंड की एक हवा है। इसको आप अर्थ का इनविजिबल ब्लैंकेट भी कह सकते हैं। जैसे ब्लैंकेट हमें ठंड से बचाता है, वैसे ही एटमॉस्फेयर अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एटमॉस्फेयर ना हो तो ना वेदर होगा, ना क्लाउड होंगे और ना ही एयरक्राफ्ट फ्लाई कर पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्टूडेंट यहाँ सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। बहुत लोगों को लगता है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन एक्चुअल एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, अप्रॉक्सीमेटली 78%। ऑक्सीजन सिर्फ 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है, 0.03%। एक बार कमेंट्स में बताएं, आज से पहले आपको लगता था नाइट्रोजन ज्यादा है ऑक्सीजन से? वाटर वेपर की क्वांटिटी फिक्स नहीं होती, ये 0 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 4% तक हो सकती है। एग्जाम्पल, बाथरूम में जब गर्म पानी चलता है और मिरर फॉगी हो जाता है, ये वाटर वेपर की वजह से होता है। अब एटमॉस्फेयर को एक बिल्डिंग की तरह इमेजिन करते हैं। हर फ्लोर का अलग नाम और अलग काम है। तो चलिए पहले नॉर्मल लेयर की बात करते हैं। ये लेयर ऐसी होती है कि जैसे ही हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, टेम्परेचर कम होते रहता है। सोचो, जैसे अगर हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर कम होने लगता है, हमें ठंड लगने लगती है। फिर आती है दूसरी लेयर, आइसोथर्मल लेयर। इसमें टेम्परेचर वहीं रुक जाता है पर हाइट इंक्रीज होती रहती है। इन्वर्जन में इसमें टेम्परेचर भी बढ़ता है और हाइट भी बढ़ती है। जैसे हम सूरज के बिल्कुल पास ही जा रहे हों तो टेम्परेचर बढ़ता रहता है। आइसोथर्मल में C/2 का मतलब होता है कि वो सेम ही रह रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। ट्रोपोस्फेयर, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है। क्लाउड, रेन, फॉग, थंडरस्टॉर्म, ऑलमोस्ट सारे वेदर यहाँ पर होते हैं। एटमॉस्फेयर का लगभग 75% हिस्सा इसी लेयर में होता है। 3/4 75% इसी लेयर में मिल जाता है। लैप्स रेट 1 डेसिबल 9 और 8 per 1000 feet, और वी कैन से 2 डिग्री सेल्सियस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है DGCA का। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 डिग्री सेल्सियस 1000 फीट। एग्जाम्पल, अगर एयरपोर्ट पे 30 डिग्री सेल्सियस है तो 5000 फीट पर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होगा। So let's study about ट्रोपोपॉज। ये ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर का बीच का बॉर्डर है। यहाँ पे ये हर जगह से बराबर नहीं है, इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म थिंग। लैटिट्यूड में पोल पे इसकी हाइट कम होती है, सीजन विंटर में इसकी हाइट कम होती है, टेम्परेचर कम होता है तो हाइट इसकी कम होती है। टाइम ऑफ द डे, लाइक अगर दोपहर का टाइम है तो ज़्यादा होगी, ठंड का टाइम और रात का टाइम है तो कम हो जाएगी। एवरेजली इसकी हाइट 30,000 फीट होती है। बेसिकली समझा जाए तो अगर ठंडा होता है तो हाइट कम हो जाती है। ट्रोपो का मतलब होता है टर्निंग। पर एक बात है, अगर हम बात करें टेम्परेचर की ट्रोपोस्फेयर पे तो वो इक्वेटर पे कम होता है पोल से, ट्रोपोपॉज का। पर अगर हम ग्राउंड की बात करें तो पोल का कम होता है, तो ये वाइस वर्सा हो जाता है। एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज इज 16 किलोमीटर एट द इक्वेटर। 16 किलोमीटर हाइट होती है इक्वेटर पे और 8 किलोमीटर होती है पोल पे।
16 किलोमीटर इक्वेटर पे, 8 किलोमीटर पोल पे, 8 किलोमीटर पोल पे। अब हम बात करते हैं जेट स्ट्रीम की। कभी एग्जाम में जेट स्ट्रीम पूछा जाता है। ये जनरली ट्रोपोपॉज में पाई जाती है या ट्रोपोपॉज के नीचे आसपास ही मिली जाती है। ट्रोपोपॉज की हाइट क्या बताती है? इसके ऊपर क्लाउड नहीं बनते, मैक्सिमम हाइट होती है क्लाउड की। जेट स्ट्रीम यहाँ पर आती है, क्लियर एयर टर्बुलेंस यहाँ पर आती है और सबसे ज्यादा विंड की स्पीड यहाँ पे पाई जाती है। अब यहाँ पे विंड स्पीड सबसे ज्यादा क्यों पाई जाती है ये हम आपको बताएंगे आगे विंड वाले चैप्टर में। बातें आप याद रख सकते हैं, अभी तक का थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज वेरी फ्रॉम लैटिट्यूड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से देखें तो लैटिट्यूड के हिसाब से ट्रोपोपॉज की हाइट वेरी करती है। वो डिक्रीज होती है साउथ से नॉर्थ तक। मतलब ये अर्थ का साउथ हो गया नॉर्थ के रिस्पेक्ट में, ये अर्थ का साउथ हो गया नॉर्थ के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जा रही है हाइट कम होती जा रही है। ठीक है। एटमॉस्फेयर 80 किलोमीटर तक होता है, जिसे हम होमोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद हेट्रोस्फेयर आ जाता है। वाटर वेपर, CO2 और ओजोन ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। सेंसिबल हीट में कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन आता है। लेटेंट हीट में इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन आता है जो 77% होता है और 23% होता है। सबसे ज्यादा हीट एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर होती है कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एंड फ्रीजिंग से। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, जिसे इन्वर्जन लेयर भी कहते हैं। ये वेदर के लिए फेमस नहीं है, ये फेमस है ओजोन के लिए। एग्जाम्पल, ओजोन अर्थ का सनस्क्रीन होता है जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे कोई वेदर नहीं होता है। ये ट्रोपोपॉज से 50 किलोमीटर ऊपर तक जाता है। फ्रॉम ट्रोपोपॉज टू 50 किलोमीटर अबव। टेम्परेचर 20 किलोमीटर तक सेम रहता है, जिसे कहते हैं हम आइसोथर्मल। उसके बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इन्वर्जन। इसके ऊपर भी एक बाउंड्री होती है जो मीजोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करती है, जिसे कहते हैं हम स्ट्रेटोपॉज। ओजोन का कंसंट्रेशन 25 किलोमीटर तक होता है, जो एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रे सन की, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इन्वर्जन क्यों होता है? अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, जिसे इन्वर्जन कहते हैं। ये स्टेबल रीजन होता है जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है और वेदर नहीं होते। बस एक बात है ध्यान रखने वाली, यहाँ पर एक टाइप के बादल पाए जाते हैं जो होते हैं नेक्रियस, जिन्हें हम कहते हैं मदर ऑफ पोल्स। ये 20 से 30 किलोमीटर ठंड में ही पाए जाते हैं, ठंड के अलावा नहीं मिलेंगे आपको, और ये सिर्फ स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। So now let's talk about mesosphere. ये 50 से 85 किलोमीटर 50 to 85 किलोमीटर तक जाती है mesosphere। टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होता है हाइट के साथ फिर से, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लेयर। यहाँ पे भी एक टाइप के क्लाउड पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉक्टिलूसेंट क्लाउड। ये इसी लेयर में पाए जाते हैं जिसका नाम है मीजोस्फेयर। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मीजोस्फेयर में जो हम शूटिंग स्टार्स देखते हैं वो एक्चुअली यहीं पर इसी लेयर में जलते हुए मीटियोर्स होते हैं। इसी लेयर में वो मीटियोर्स जलते हैं जिसे हम शूटिंग स्टार्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं थर्मोस्फेयर के बारे में, जिसे हम आयनोस्फेयर भी कह सकते हैं। ये 85 किलोमीटर के अबव होता है। इस लेयर में फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होता है अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। और यहाँ पे आइनोस्फेयर है जो रेडियो वेव प्रोपोगेशन कराता है। यहाँ पे आइनोस्फेयर होता है जो रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, रेडियो कॉम में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं आईएसए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर।
ये डीजीसीए का फेवरेट टॉपिक है, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है एग्जाम में। अब इस आयजा का जरूरत क्या थी, आयजा लाने की जरूरत क्या थी? सब जगह अलग अलग टेम्परेचर है, उसके हिसाब से करते रहते, पर नहीं, हम एयरक्राफ्ट लंदन ले जा रहे हैं, इंडिया ला रहे हैं, अमेरिका ले जा रहे हैं, उस सब जगह टेम्परेचर का फर्क है, प्रेशर का फर्क है, हर चीज का फर्क है। तो हम अपने एयरक्राफ्ट को कैलिब्रेट करने के लिए कि यहीं से शुरू होगा जो होगा, इसका इस्तेमाल करते हैं, और टेस्ट और डिजाइन करने के लिए कि सही काम कर रहा है कि नहीं, और डिजाइन करने के लिए। अब ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। आयजा टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होता है 1013.2 हेक्टोपास्कल और मिलीबार्स, 29.92 इंचेस ऑफ मर्करी, डेंसिटी 1225, लैप्स रेट 1.98 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट और 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इसको हम 2 डिग्री सेल्सियस भी कह देते हैं पर 1000 फीट फॉर इजियर कैलकुलेशंस। पर याद रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ 11 किलोमीटर या 36,000 फीट तक ही जाता है। इसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इन्वर्जन। ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता ही है, एयर ड्राई हो जाती है। अब करते हैं कुछ कैलकुलेशन की बात। तो अब करते हैं हम थोड़ी कैलकुलेशन की बात, थोड़ी मैथ्स पे आ जाते हैं। आखिर हमने पीसीएम से जो 12th करी है, ऐसे छोड़ तो नहीं दे सकते। अब आपको हर ऑल्टीट्यूड पे टेम्परेचर तो नहीं पता होगा ना, हर ऑल्टीट्यूड पे टेम्परेचर कम बढ़ता रहता है। पर आयजा के अकॉर्डिंग अगर हमें टेम्परेचर निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो आपका ऑल्टीट्यूड है उसको 1000 से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 15। ये सिर्फ 36,000 फीट तक ही एप्लीकेबल है, उसके बाद ये नहीं काम करता। उसके बाद क्योंकि आ जाती है आइसोथर्मल लेयर, उसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है कितना, 56.5 डिग्री सेल्सियस, कहाँ 11 से 20 किलोमीटर तक। अब हम इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ट्राई करते हैं। एक मान लिया ऑल्टीट्यूड है 20,000 फीट, ठीक है। अब हमें निकालना है टेम्परेचर, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला में डालते हैं 15 माइनस 20,000 फीट डिवाइड बाय 1000 इंटू 2, तो क्या मिलेगा आप लोगों को, 3030, इट विल बी 15 माइनस 40। तो क्या आंसर होना चाहिए, कमेंट्स में बताएं, या चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। आंसर होगा -25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आयजा के टेम्परेचर के हिसाब से चले तो 20,000 फीट पे होगा -25 डिग्री सेल्सियस। पर असली में तो ऐसा टेम्परेचर नहीं होता ना, ये तो हमने पूरे वर्ल्ड का एक एवरेज टाइप निकाल लिया है, असली में तो हर जगह अलग होता है। तो हम इसके लिए यूज करते हैं डेविएशन। एक्चुअल टेम्परेचर जितना है और आयजा का टेम्परेचर जितना है, मान लीजिए एक्चुअल टेम्परेचर 20,000 फीट पे हमें पता चला है कि -35 है, और हमने निकाला कितना, -20, तो डेविएशन कितना आया, -15 डिग्री सेल्सियस। मतलब आयजा से एक्चुअल टेम्परेचर कम है, वो भी कितना, -15 डिग्री। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके मुझे कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो आज हमने क्या क्या समझा, हमने समझा एटमॉस्फेयर क्या होता है, composition of atmosphere, water vapor, layers of atmosphere, फिर stratosphere और आयजा, इम्पोर्टेंट वाली चीज। तो अगर आपको आज का एटमॉस्फेयर चैप्टर क्लियर हो गया है, तो नेक्स्ट चैप्टर है
एंड प्रेशर सिस्टम। और आपको ये काफ़ी आसान भी लगेगा अगर आपको एटमॉस्फेयर क्लियर हो गया है तो।